हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। आई होप तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी आप सभी की। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आई होप इतने टाइम में आपको एक आइडिया लग गया होगा कि करंट अफेयर्स में हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कैसे उसको अपने को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। हमें हमेशा फोकस इस पे करना है कि हमें पूरी चीज़ों को नहीं पढ़नी रहती है। कुछ चीज़ों में आपको बस की पॉइंट्स, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए एंड यू कैन ईजिली टैकल द क्वेश्चन, बी इट प्रिलिम्स और मेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद दिस ब्यूटीफुल एंड मोटिवेटिंग कोट: नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल जॉब्स और स्मॉल पीसेस। सो अगर इस कोड को हम अपने यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में यूज़ करें तो आपके सामने है कि यार मुझे पूरा पॉलिटी तैयार करना मुझे पूरा हिस्ट्री तैयार करना है तो ये वर्क बहुत बड़ा, बट इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो छोटे वर्क्स में। लेट्स से मैंने पॉलिटी को ब्रेक कर दिया, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड फीचर्स, इसको मेरे को पहले तैयार करना है। फिर मैं बात करूंगा हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी को। फिर मैं तैयार करूंगा आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। ऑलराइट, then I'll deal with the judiciary, then I'll deal with the legislature part and then the miscellaneous part. जैसे जैसे छोटे छोटे पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लोगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सेम गोज विथ एनी अदर एस्पेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, आपको तैयार करना है यूपीएससी। इसको कैसे ब्रेक करोगे? पहले तो सब्जेक्ट कवरेज, मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। देन आई हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को भी ब्रेक कर लो, फुल लेंथ टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। ऑलराइट, देन आपको अपना करंट अफेयर्स को भी ब्रेक कर लो, मंथ वाइज, डे वाइज और वीक वाइज, जैसे भी आपको करना है। ये आपका कंप्लीट हो गया तैयारी, और इसी छोटी छोटे टारगेट्स को हमें अचीव करना है। क्लियर? कभी भी कोई चीज़ आपको बड़ी लगे ना, उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दो। इस कोट का भी यही मतलब है, लाइफ में भी हमें ये सब चीज़ें करनी रहेंगी और इसी से आदमी सक्सीड होता है, सक्सेस पाता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो विल स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वीकली करंट अफेयर, जो कि पिछले एक हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम अच्छे से देखेंगे। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? दो पार्ट में हम हमेशा डील करते हैं। एक तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, जिसमें हम आज के सेशन में क्या डील करेंगे, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के बारे में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो टॉपिक्स डील करने वाले हैं वो है आपकी दीपोर बिल के ऊपर न्यूज़ आई थी, इसको हम अच्छे से देखते हैं कहाँ पे सिचुएटेड है। इरावदी डॉल्फिन के ऊपर न्यूज़ था आपका। विल सी अबाउट द आईयूसीएन स्टेटस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी कोई स्पीशी है तो उसका आईयूसीएन स्टेटस, लोकेशन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देन विल डील विद द रैप्टर स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कौन सा हमारा कन्वेंशन है जो कि इस रैप्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। देन विल सी अबाउट द डूरन लाइन। अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी की वजह से डूरन लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल एस्पेक्ट हो जाता है। देन प्लेसेस इन न्यूज़ की हम बात करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आज के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है जिनको हमको फोकस करना है, और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमारा आगे होगा प्रैक्टिस एमसीक्यू, जिसमें हम ये दो क्वेश्चंस को देखेंगे, इनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन को, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व दिस मेंस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। इमेज देख पा रहे हो पीछे? देखो मेरा मोटिव क्या होता है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट या फॉर दैट मैटर फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, अगर उस चीज़ों को आप विजुलाइज कर पा रहे हो बहुत अच्छे से आपको हमेशा याद रखेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये होता है सैंडस्टॉर्म। सो रिसेंटली एक डेटा आया था एक रिपोर्ट में कि सैंडस्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म जो होते हैं
दे हैव इम्पैक्टेड ओवर 500 मिलियन पीपल इन इंडिया, राइट। और ये कौन सी रिपोर्ट में आया था? द रिपोर्ट नेम इज APDIM, एशियन पैसिफिक सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। दिस डेटा गेट्स क्रूशियल। और वो क्यों होगा, अभी मैं जब सेशन ख़त्म होगा, हम जब मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो जो APDIM है बेसिकली ये UN स्कैप, इसका नाम सुना होगा आपने, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका ये रीजनल इंस्टीट्यूट है एक, जो कि इस रिपोर्ट को निकाला था। ओके, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या थी। तो जैसे हमने देखा कि पहली की फाइंडिंग थी कि 500 मिलियन पीपल इंडिया में आपके डेजर्ट स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म या सैंड स्टॉर्म जो भी बोल लो आप, उससे एक्सपोज्ड हैं। और जो 80% पॉपुलेशन है कहाँ की? सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। अब देखो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आता है बच्चों को कि सेंट्रल एशिया सर क्या है, वेस्ट एशिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एशिया कभी भी अगर नाम आए तो जस्ट रिमेंबर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वाला रीजन जो आ जाता है इंडिया के ऊपर का, ठीक है। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वाला एरिया, तो इनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया, राइट। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में आपके ईरान, इराक, मतलब मोर वेस्टर्न साइड आप चले जाओगे। देन वी कम अक्रॉस ईरान, इराक, सीरिया, इसराइल, ये हमारा वेस्ट एशिया पार्ट आ जाता है। क्लियर? आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ है ये। तो पहला डेटा ये था। सेकेंडली, नियरली 60 मिलियन पीपल इन साउथ वेस्ट एशिया एक्सपीरियंस मोर देन 170 डस्टी डेज इन 2019। मतलब आधे के बराबर उनका साल डस्ट स्टॉर्म से गुजरा है, ठीक है। खासकर कहाँ पर? इन द प्लेसेस लाइक कराची, लाहौर, दिल्ली, ओके। अलग अलग इंटेंसिटी के वहाँ पे, ऐसा देखो जैसे पीछे डायग्राम दिया, ये तो बहुत सीवियर हो गया, बट बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में भी ये डस्ट स्टॉर्म आते रहते हैं। ऑलराइट, देन द थर्ड वन इज, इसकी वजह से क्या आ रहा है? एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, ओके। और ये आने वाले टाइम में बाय 2030 इनकी फ्रीक्वेंसी और इनका इम्पैक्ट और सीवियर होने वाला है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस चीज़ अगर आपने नोटिस की है, तो इसमें हम जो ड्राई एरियाज हैं, डेजर्ट्स हैं जहाँ पे मोस्टली, वहाँ पे ये फिनोमेना ज़्यादा प्रेविलेंट है, राइट। जैसे साउथ वेस्ट आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ अ कंप्लीट डेजर्ट, ओके। आपका ईरान, दाश्त काबीर, ये सब डेजर्ट्स हैं वहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्लियर। चलो, तो अब बात करते हैं कि भाई डस्ट स्टॉर्म और सैंड स्टॉर्म होते क्या है, कैसे बनते हैं। सो अगर डेफिनेशन वाइज हम देखें, सो दीज आर कॉमन मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। मेट्रोलॉजिकल मतलब जो कि ड्यू टू एयर प्रेशर, टेम्परेचर, इन वजहों से जो हो रही है। और कहाँ पे होते हैं? दीज आर कॉमन मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, मतलब जो सूखे एरिया होते हैं। और जनरली कब होता है? जब थंडर स्टॉर्म मतलब लो प्रेशर, एयर विल राइज, एयर राइज कर रही, तो वो जहाँ पे भी डेजर्ट है या सैंड है वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को उठा के ले जाएगी। और जब प्रेशर डिफरेंस होता है, लेट्स से, ये तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट की बात कर लिए, यहाँ पे मान के चलो हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक, और सरफेस पे एक लो प्रेशर बन गया, तो यहाँ से ऐसे उठ रही है और एक आपका हाई टू लो ग्रेडियंट बना है, तो डस्ट है वो आपका इधर मूव करेगी, राइट। तो इसमें आपका कन्वेक्शन के साथ साथ एडवेक्शन भी आ रहा है। एडवेक्शन क्या होता है? ये सब की टर्म्स है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, और कन्वेक्शन इट इज वर्टिकल। तो जो ऐसे ऐसे ऊपर राइज होगा दिस इज कन्वेक्शन, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ऐसे मूवमेंट होगा दैट इज एडवेक्शन। ऑलराइट, चलो।
इस वजह से आपका ये डस्ट स्टॉर्म क्रिएट होता है। इट इज़ अ मेट्रोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है। ये जो विंड्स होती है इतनी स्ट्रांग होती हैं, और कई बार साइक्लोन्स के साथ भी आ जाता है। ठीक है, साइक्लोन्स में भी लो प्रेशर क्रिएट होता है, याद रखना। तो और जो साइक्लोन मूव करते हुए आता है तो काफ़ी विंड स्पीड रहती है, उसकी वजह से भी ये प्रमोट कर देता है डस्ट स्टॉर्म। ठीक है। अब देखो, ये जो इतनी स्ट्रांग विंड्स होती हैं कि बहुत बड़े अमाउंट में सैंड और डस्ट को ना उठा के अपने साथ ले आती है, और ऐसे एरिया में ले आएगी जहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं है, जैसे शहरों में ले आई तो वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म आ जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, ये इसको ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन बहुत अच्छी है, याद कर लेना। और कई बार तो ये होता है कि ये बहुत अपर ट्रोपोस्फियर तक चले जाती हैं। ठीक है। और फिर वहाँ पे जेट स्ट्रीम वगैरह, या कई बार क्या होता है आपके इन द अपर ट्रोपोस्फियर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे और भी ये कन्वेक्टिव अपड्राफ्ट होती हैं, उसके वजह से भी आगे तक बहुत मतलब बड़े एरिया तक ये कवर कर लेती हैं। ओके। तो ये चीज़ है, इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट होती है ऐसे। ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा, दीज आर द ट्रांस बाउंड्री मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। मतलब अगर ईरान में डेजर्ट है और सूखा एरिया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो ईरान में डस्ट स्टॉर्म हुआ वो इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इट डज इम्पैक्ट, बहुत बड़े बड़े रेंज तक ये मूवमेंट होती है। ठीक है। सो इट इज़ ट्रांस बाउंड्री मेट्रोलॉजिकल हजार्ड। ओके। जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, इवन एविएशन, क्योंकि हम अपर ट्रोपोस्फियर तक की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेन वगैरह आपके जब मूव करते हैं तो ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली वो स्ट्रेटोस्फियर में चले जाते हैं, टेक ऑफ होता है। तो अगर डस्ट स्टॉर्म है तो इट गेट्स वो फ्लाइट कई बार कैंसिल कर दी जाती है या रीशेड्यूल कर दी जाती है। ओके। देन कई जगह क्या होता है, ये जो डस्ट होते हैं अपने साथ इनमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, और ये अपने साथ मूव करके ले आती हैं और वहाँ पे प्लांट्स के ऊपर जमा कर देती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत टॉक्सिक माना जाता है। क्लियर। सिमिलरली जब ये डस्ट पार्टिकल्स स्नो या आइस के ऊपर जमा हो जाते हैं तो एक टर्म होता है, याद रखिएगा, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, लेट्स से ये एक पहाड़ है, इसके ऊपर स्नो जमी हुई है। ठीक है, स्नो, इसके ऊपर सनलाइट आ रही है ना, तो ये क्या करेगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड इंसुलेशन होता है, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन होता है, इसी को हम एल्बिडो बोलते हैं। तो अगर स्नो है, मान के चलो स्नो है, स्नो के ऊपर आके डस्ट पार्टिकल ऐसे जमा हो गए, अब क्या होगा, ये जो सनलाइट है ना इसको अब्जॉर्ब कर देंगे, तो इनकी एल्बिडो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से एब्जॉर्ब करेंगे तो जो आइस है इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। ठीक है। तो ग्लेशियर अगर मेल्टिंग हो रही है तो डेफिनेटली सी लेवल विल राइज, बायोडाइवर्सिटी जो होगी लोअर रीचेस में इट विल गेट अफेक्टेड। सब आपस में कनेक्टेड है, एयर, वाटर, लैंड सब आपस में कनेक्टेड है। ये तो हम बस आपकी समझ के लिए, बढ़ाने के लिए इसको अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली ये हम डस्ट और सैंडस्टॉर्म अगर देखें हम, तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। पावर्टी एंड करना है, आपने क्या किया, प्लांट को टॉक्सिक कर दिया है जमा करके डस्ट स्टॉर्म ने, अब इससे क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, हंगर, माल न्यूट्रिशन आएगा। इम्पैक्ट किया, यस। सेफ वाटर, अगर उसमें सॉल्ट वगैरह मिल गया तो पानी पीने लायक रहेगा नहीं, अगेन इट विल इफेक्ट। लैंड को पोल्यूट करना, एयर को पोल्यूट करना, दिल्ली में तो आपने देखा ही ये विंटर्स के टाइम भी काफ़ी हो जाता है। तो इन डेवलपमेंट गोल्स को भी ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है। सो दीज आर इट्स सम हार्मफुल इम्पैक्ट्स, अगर आप बोलो तो ये। तो भाई आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। हम, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, एज अ ह्यूमन बीइंग इस पे हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन इसको मॉनिटर करना, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आने से पहले हमें पता चल जाए कि यार डस्ट स्टॉर्म आ सकता है, लेट्स गेट टू अ सेफर प्लेस, या हम पहले ही लोगों को वार्निंग दे दें जिससे डैमेजेस कम हो। देन इसके इम्पैक्ट के, खासकर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इसका है, इसको हमको और बेटर तरीके से समझना होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पे लेट्स से कोई फैक्ट्री लगी हुई है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, या ह्यूमन सेटलमेंट है मान के चलो,
इनको पता है कि यार हर तीसरे चौथे दिन डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, तो क्या यहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं, दे विल मूव फ्रॉम हियर। आउट माइग्रेशन होगा तो ये एरिया डेवलप होगा नहीं। तो इसके बहुत इंट्रिकेट वो जुड़े हुए हैं चीज़ें कि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमी, ये सब चेंज होने लगेगी। ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल दूँ, जब भी जो सेमी एरिड या एरिड रीजन है वहाँ के लोग बड़े आपको मजबूत मिलेंगे, कम पानी पीते हैं लेकिन अच्छी घाटी बिल्ट रहती है उनकी। खासकर राजस्थान वगैरह एरिया में अगर आप देखना, मजबूत बहुत रहते हैं क्योंकि उनकी हार्डशिप की आदत रहती है। रफ क्लाइमेट है, पानी की कमी है, डस्ट स्टॉर्म आ जा रहा है। ठीक है। सो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स है जो हमें आगे करने चाहिए, आगे ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इससे जुड़े रिस्क जो है उसको हम एक्सपोज कर पाएँ, उसको मिटिगेट कर पाएँ और एक सेफ एनवायरनमेंट दें हम। ऑलराइट, तो ये चीज़ें। सो दिस वाज अबाउट द डस्ट एंड सैंडस्टॉर्म। आई होप क्लियर है आपको चीज़ें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल लेक के बारे में जिसका नाम है दीपोर बील। राइट। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं, इसके लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ अ रामसार साइट, इट इज़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरिया भी आ जाता है। ये जब भी कोई वेटलैंड है वो बर्ड एरिया तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, न्यूज़ क्या थी, ये न्यूज़ में क्यों है, असम के जो दीपोर बिल लेक है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे गार्बेज डंप करना, ये देख रहे हो यहाँ आसपास घर है, ये अपना कचरा इसी में डाल दे रहे हैं। ठीक, इससे क्या यूट्रोफिकेशन हो जा रहा है, वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाता है, वाटर में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर वाटर पोल्यूट हो रहा है टूरिज्म की वजह से, तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी विल गेट अफेक्टेड। तो इन वजहों से ये न्यूज़ में थी, वो वजह पे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी हमें दीपोर बिल अपने एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान देना है कि ये रामसार साइट है, कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन असम। ये अगर इंडिया का नीचे वाला पार्ट बताएं हम, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आती हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई वेटलैंड है वो आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया तो हो ही जाता है। तो जो भी बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं, कई बार आपको पेपर 2 में मैप वर्क आता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। उसमें कई बार ऐसे वेटलैंड्स के नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको पहले उसको पॉइंट करना रहेगा और उसके बारे में 2 लाइन ज़रूर लिखनी। तो अगर आपको पता है कि यार वेटलैंड है तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। ठीक है। टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 लाइन तो आपको ऐसे ही मिल गई। तो ये ट्रिक याद रखना हमेशा, तो ये चीज़ है याद रखना। एंड रामसार कन्वेंशन तो आपको पता ही है, 1971 2 फेब इस दिन साइन हुआ था। एम क्या था, फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी हो जाती है, रीज़न वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग टाइप के जानवर पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं। ठीक है। मीथेन यहाँ से काफ़ी रिलीज होती है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है मीथेन एमिशन में वेटलैंड्स। ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के लिए टूरिज्म पर्पज से या सोशियो इकोनॉमिक पर्पज से इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट है। क्लियर। चलिए, छोटे छोटे टॉपिक से बस ध्यान रखना है यहाँ पे की पॉइंट्स, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द ईरावदी डॉल्फिन। ये देख रहे हो क्यूट सी डॉल्फिन, बहुत ही क्यूट सी होती है। बट हो क्या रहा है, ईरावदी डॉल्फिन फाउंड डेड इन चिल्का लेक। यहाँ देखो 2-3 वर्ड्स आ रहे हैं, ईरावदी डॉल्फिन, चिल्का लेक, इन दोनों पे हम बात करेंगे। बट ये न्यूज़ बहुत मतलब हैप्पी न्यूज़ नहीं है, बेचारी क्यूट्स ये सब ऐसे मर जा रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं वैसे भी। सो ये लगातार 8वीं डॉल्फिन की डेथ हुई है इन 8 महीने, मतलब हर महीने लगभग एवरेज एक डेथ हो रही है। राइट। तो अब इसका रीज़न क्या है वो तो चलो वहाँ की जो अथॉरिटी है वगैरह वो सब देखेंगे, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ईरावदी डॉल्फिन। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इट इज़ एनलिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऑलराइट। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो एरिया देख रहे हो, ये देखो, पहले तो ये देखो, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो इंडिया के ये वाले कोस्ट में चिल्का लेक यहाँ पे है।
सुंदरबन, तो इस एरिया में पाई जाती है। क्लियर? प्लस ये पूरा थाईलैंड वाला रीजन, इंडोनेशिया, इस पूरे रीजन में भी ये पाई जाती है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और सदर्न थाईलैंड वगैरह में काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट है। अब देखो चिल्का लेक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आया था, तो चिल्का लेक के बारे में भी 2-3 टर्म्स याद रखो। पहली चीज़, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट। क्या मतलब? एशिया का फर्स्ट एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है। ओके, लगून मतलब जैसे थोड़ा वाटर बॉडी अलग है, यहाँ पे सैंड आ गया और वाटर बॉडी अलग से हो गई है, और यहाँ पे समंदर है आपका। ठीक है, तो इसको लगून बोलते हैं। केरला वगैरह में काफ़ी है ये प्रेवलेंट। ठीक है, देन यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चिल्का लेक पहले आपके रामसर कन्वेंशन में था, मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड में भी था, बट वहाँ पे अच्छी कंजर्वेशन की गई और मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड से वो बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे नल्ला बन्ना आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये, बर्ड सेंचुरी। याद रखना, नल्ला बन्ना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है ये? इट इज़ सिचुएटेड इन चिल्का लेक। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक काली जई टेम्पल भी है, काली जई टेम्पल, ये चिल्का लेक में एक आइलैंड पे लोकेटेड है। वर्ड याद रखना, काली जय टेम्पल। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, रिमेंबर दिस थिंग, फैक्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे बस, एक बार में ध्यान रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट वन इज द रैप्टर स्पीशीज। तो भाई रैप्टर्स होते हैं क्या है? जो बर्ड्स होते हैं ना आपके, देख रहे हो रैप्टर MOU, इसका सिंबल है बर्ड। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि अराउंड 30% ऑफ द 557 रैप्टर स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड आर थ्रेटेंड बाय द एक्सटिंक्शन। मतलब एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जिसमें आपके जैसे ईगल्स वगैरह हो गए। ठीक है, जो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, तो इनका क्या हो रहा है? रीजन क्या हो सकता है भाई? हैबिटेट लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हैबिटेट लॉस। जहां रहते हैं वो लॉस हो रहा है। भाई ये जंगल में रहते थे, आप उसको कट करके वहां पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे हो, तो हैबिटेट लॉस तो हो गई, कहाँ जाएंगे ये? ठीक है, सेकेंडली आपके जो एरियल स्ट्रक्चर्स हैं उससे कोलाइड कर जा रहे हैं। आप कई बार देखते होगे कि पक्षियां प्लेन वगैरह से टकरा जाती हैं। ठीक है, पावर लाइन में चिपक जाती हैं, कई बार इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत, देखो चिड़िया बहुत ही डेलिकेट होती है, थोड़ा सा भी क्लाइमेट बदलता है उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ है। प्लस एंटीबायोटिक्स, डाइक्लोफिनैक करके एक टर्म होता है, याद रखना। ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि पोल्ट्री बर्ड्स वगैरह को दिया जाता है एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये मुर्गियां या पोल्ट्री की बर्ड्स मर जाती हैं डेड, तो इनके जो कार्कस होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, इनको कौन खाता है? इनको खाते हैं वल्चर्स। अब है क्या भाई, इनके कार्कस में तो ये एंटीबायोटिक भी मिला हुआ है, और ये जो एंटीबायोटिक है वल्चर्स का किडनी रप्चर कर देता है, किडनी फेलियर हो जाती है उनकी, और उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इससे भी एक लॉस हो रहा है। ठीक, अब इन्हीं को कंजर्व करने के लिए रैप्टर्स MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रैप्टर MOU साइन किया गया था। इस MOU का पूरा नाम है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया। ठीक है, तो कंजर्वेशन का नाम क्या है? इसको CMS कन्वेंशन भी बोलते हैं, CMS कन्वेंशन और रैप्टर MOU, ये दोनों नाम है, एक ही चीज है। CMS क्या है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो ये है, इंडिया ने इसको 2016 में साइन किया था। इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी। ठीक है, और ये इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके कन्फर्मिटी में है ये रैप्टर्स MOU। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, पूछा जा सकता है इंडिया इज अ सिग्नेटरी और नॉट। ठीक है, और एक केवल बर्ड्स के लिए नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए है, जो कि माइग्रेटरी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली आपको पता, शेर तो आएगा नहीं यार अफ्रीका से मूव करके इंडिया आ गया, ऐसा तो होता नहीं है, बर्ड्स ही जनरली मूव करती है, इसलिए इनका जो लोगो है इसमें बर्ड बनी हुई है। ठीक है, मूविंग ऑन।
डूरन लाइन, तो आपको पता ही है अफगानिस्तान में तालिबान का कैप्चर जो हुआ है उसकी वजह से इंडिया और अफगानिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, या जोग्राफिकल, सारे टाइप के रिलेशंस मॉडिफाई होंगे। ठीक है, अब इंडिया और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ जोग्राफिकली, तो जिसमें डूरन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लगभग 2670 किलोमीटर की, 2670 किलोमीटर्स की ये लाइन है, लाइक दिस। ये आपका इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। सो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। ओके, ये नवंबर 1893 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे हेनरी मॉर्टिमर डूरन, इन्हीं के नाम पे ये, और जो अफगान के रूलर थे उस टाइम अमीर अब्दुल रहमान, इन दोनों ने साइन किया था। क्योंकि पहले पाकिस्तान वगैरह इंडिया का ही पार्ट था, तो ब्रिटिशर्स ने कई बार कैप्चर करने की कोशिश की थी। इसी वजह से 3 एंग्लो अफगान वॉर भी हुए हैं। ट्रीटी ऑफ गंडमक, ये सब आपको याद है? ये सब आप पढ़ेंगे भी मॉडर्न इंडिया में, ट्रीटी ऑफ गंडमक वगैरह। ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे कैप्चर किए हुए थे, पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम तक, अभी भी हम मानते हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स ने कई बार अफगान कैप्चर करना चाहा। रीज़न, वो नहीं चाहते थे कि रशिया वगैरह आके इसको कैप्चर कर पाए। तो रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर ने ट्राई किया। 3 एंग्लो अफगान वॉर भी हुई, बट एट द एंड ब्रिटिशर्स हार गए। इसलिए अफगानिस्तान को बोलते क्या है? द ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम, ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स। बड़े बड़े किंगडम्स यहाँ पे ट्राई किए इनको कैप्चर करने का, आज तक कोई नहीं कर पाया। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए डूरन लाइन कहाँ पे है, किन किन कंट्रीज के बीच में है। ऑलराइट, और इन सिविल सर्वेंट का नाम याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, सो ये हमारे ड्यूरन लाइन के बारे में थी। मूविंग ऑन, वी हैव अ प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर एक हमारा इस बार था गिनी। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे है। ये देख रहे हो अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका, एंड ये छोटा सा ग्रीन एरिया, दिस इज गिनी। सो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, आपको पता ही है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एरिया ड्राई है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है सर्वाइव करने के लिए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बनी रहेगी। ओके, चाहे आप मिडिल ईस्ट ले लो, पूरा वेस्ट एशिया ले लो, ड्रायर रीजन है। ठीक, जितना फर्टाइल रहेगा वहाँ पे थोड़ा लेस एक्सट्रीमिज्म रहता है। ये सब हम चीज़ें ज्योग्राफी ऑप्शन में पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री और ये रिबेल मूवमेंट चल रहे हैं इस वजह से गिनी न्यूज़ में। तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका में, राइट। टच किसको करता है? द अटलांटिक, अटलांटिक ओशन को टच करता है। यहाँ पे गिनी करंट भी चलते हैं, कैनरीज करंट चलती है ऊपर या नीचे गिनी तक भी आती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गिनी में एक स्यूडो मानसून टाइप क्लाइमेट रहता है। स्यूडो मानसून टाइप क्लाइमेट, जैसे यहाँ इंडिया देख रहे हो, इंडिया में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से पानी पिक करके यहाँ ले आती है, वैसे ही गिनी में यहाँ गल्फ ऑफ गिनी यहाँ से पानी लेके यहाँ पे बौछारें करती है। तो स्यूडो मानसून टाइप बोलते हैं, क्योंकि एकदम पूरा मानसून जैसे नहीं है बट सिमिलर है, इसलिए इसको सूडो मानसून बोलते हैं, राइट। गल्फ ऑफ गिनी से वाटर पिक करते हुए विंड्स यहाँ पे बारिश करती हैं। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंट है, माउंट निम्बा। ओके, इसको याद रखना, माउंट निम्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गिनी इज अ प्रीडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्री, इस्लाम यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 85% पॉपुलेशन इनका मुस्लिम है। क्लियर, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए गिनी के बारे में। ऑलराइट, चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं इनके ऊपर, जो भी आज हमने सेशन में कवर किया इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएमएस कन्वेंशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ऑलराइट, so it aims to promote internationally coordinated action to achieve the favorable conservation status of migratory birds of prey in Asia only. Second one is, India is not a signatory of CMS convention.
तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये फोकस रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो जैसे हमने अभी देखा CMS कन्वेंशन क्या है, केवल एशिया के लिए नहीं है, अफ्रीका, यूरेशिया सभी के लिए है ये। तो ये ओनली वर्ड है, यहाँ ध्यान देना है आपको। जब भी ओनली, इफ, नन ऑफ द अबव, इस टाइप की चीज़ें हैं ना कि नो, ओनली, राइट, जब भी एक्सट्रीम चीज़ें बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट चीज़ें बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। ऑलराइट, अ फ्यू, वेरी, लेट्स, मोस्ट ऑफ देम, इस टाइप की चीज़ें जनरली सही होती है। ये थोड़े वेग से रहती है कि हाँ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, ठीक। एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया इज 2016 में इसका सिग्नेटरी बन गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। और क्वेश्चन भी क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, मतलब सी बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्का लेक। इट इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून। It is a freshwater lake situated in the state of Odisha. Third one is it is famous for the Irrawaddy dolphins. तो हमने अभी देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि it is Asia's largest and world's second largest lagoon. This is a correct statement. It is a freshwater lake situated in the state of Odisha. ये तो सही है, ये गलत है। ये सॉल्ट वाटर लेक है, लगून हम बात कर रहे हैं ना, सी से कनेक्टेड है, तो फ्रेश वाटर कहाँ से हो जाएगा। ओके, सो सेकेंड वर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड वन इज इट इज फेमस फॉर इरावदी डॉल्फिन। यस, दिस इज करेक्ट। सो आपसे पूछा भी है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, C 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, सो ये हमारा था MCQ। चलिए मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस आप लोग मुझे लिख के बताएंगे। आप लोग के आंसर मुझे रिसीव नहीं हो रहे हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो वीकली मेरे को आंसर भेज रहे हैं। और आप देखना उन्हीं बच्चों में से कोई एक सेलेक्ट कर हो जाएगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने महीने भर कर लिया, 2 महीने कर लिया, 3 महीने, 4 महीने, बस यहाँ तक आके मैं ख़त्म हो गया, अब इसके बाद मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ना मैं पढ़ रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है ये सब करना है, नहीं काम चलेगा। जो बच्चा इसके बाद भी उसको कंटिन्यू करता है टिल हिज एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले तक, ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड और शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिम्मत नहीं हारनी है, इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, चलो डिस्कस द मेजर कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर टू रिड्यूस द डैमेजेस फ्रॉम दिस फिनोमेना। तो अगर आपने देखा होगा हमने जो इस तरीके से सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स को कवर किया है, उसी तरीके से आपको इसको लिखना है। स्टार्ट आप कैसे कर सकते हो, आपके पास 2 पेजेस हैं, आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया, आपने सैंड और डस्ट स्टॉर्म को डिफाइन कर दिया। ठीक, या तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि डेटा से कि रिसेंटली सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म से ऐसे ऐसे लोग मरे, फाइन, आपने कर दिया। अब बताइए कॉजेज क्या क्या है। तो कॉजेज मैंने आपको बताई था 1 2 3, आप बता दो जो भी कॉजेज हैं उसके। ठीक, फिर हमने बात की इम्पैक्ट की, तो अब आप इम्पैक्ट बता दो, इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, एनवायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राइट। नाउ मेंशन मेजर टू रिड्यूस, कैसे कम किया जाए, 3-4 पॉइंट लिख दो। ठीक, आपको यहाँ पे बता दें कैसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेचुरल कैलामिटी हम तो उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, जो भी पॉइंटर्स हमने पढ़े, देन यहाँ पे 2 लाइन का कंक्लूजन लिख के आपने एंड कर देना आपका आंसर। बहुत ही अच्छा विजुअल प्रेजेंटेशन भी रहेगा और कंटेंट भी आपने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, कोई रिसेंट एग्जाम्पल पता है कहीं पे आया हो इस टाइप का डस्ट स्टॉर्म, मेंशन कर दो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मेरा एम यही रहता है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में कि विजुअली जितनी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, आपके दिमाग में वो चीज़ बसेगी। केवल मैं आके आगे टेक्स्ट लिख दूंगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल रखनी है अपनी तैयारी, रिटेन करने वाली, रिटेनेबल रखनी है अपनी, कि आप मैक्सिमम लॉन्ग टर्म तक उसको रिटेन कर सको। भाई मैंने आज पढ़ा था सर की क्लास में इरावदी डॉल्फिन, अभी मुझे 2 साल बाद भी पूछोगे ना मुझे याद है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड अपने बना के रखा करो हर चीज़ के। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल
एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।